नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। यूपीए सरकार ने बांग्लादेश के साथ तीस्ता नदी जल बंटवारे के मसले का हल निकालने की पूरी कोशिश की। बांग्लादेश से जुड़े विवादित मुद्दों, तीस्ता जल बंटवारा और गलियारों की जो अदला बदली का मामला है, ऐसे मुद्दों पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी अपने सख्त रवैये पर कायम है। दोनों देशों के सामने गलियारों की अदला बदली नहीं होने से इन इलाकों में कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती बनी हुई है। 16वीं लोकसभा चुनाव जो हम कर रहे हैं, उसमें सियासी दल वोट बैंक के ध्रुवीकरण के लिए इन मुद्दों को बढ़ावा दे सकते हैं। आज हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि किस तरह से क्षेत्रीय मुद्दे जो राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं और कहीं न कहीं विदेशी मामलों पर जो दरअसल केंद्र को तय करना है, उन पर भी असर डाल रहे हैं इस तरह के क्षेत्रीय मुद्दे, और क्या असर पड़ सकता है देश की राजनीति पर और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर भी क्या असर पड़ेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के जरिए। लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। तृणमूल कांग्रेस तीस्ता नदी के पानी का हिस्सा बांग्लादेश को देने के हक में नहीं है। जलपाईगुड़ी के टीएमसी नेताओं का कहना है कि इस पानी से पूरी नहीं हो पाती। बीजेपी भी सियासी जमीन खोने के डर से इस मसले पर कोई समझौता नहीं चाहती। Even insufficient for our country. जलपाईगुड़ी को तीस्ता नदी के पानी का सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। इस मसले का अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के मद्देनजर न्याय संगत हल चाहती हैं। Definitely, once the fully, this is a big project, and huge water is likely to be available. तीस्ता जल बंटन ये जो कॉन्ट्रैक्ट ये होना चाहिए। ये तो सामान है, उनको बांग्लादेश को जो हिस्सा है वो देना चाहिए। बांग्लादेश से गलियारों की अदला बदली को लेकर भी प्रदेश में सत्तारूढ़ टीएमसी, बीजेपी और बाकी दलों की राय अलग है। गलियारों की समस्या के हल से भी मुश्किलों का सामना कर रहे लाखों लोगों की जिंदगी में सुधार आएगा। इसके हल के लिए यूपीए सरकार बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर कर चुकी है। राज्यसभा में जिसका मेंबर है टीएमसी दल का, ममता बनर्जी का, वो राज्य नहीं है। उन लोग को फील्ड के बारे में कोई मालूम ही नहीं है। तो किसी ने उसको बताया जो 1 इंच जमीन नहीं देगा। और ये तो जमीन का बात नहीं है, तो एडवर्स पोजीशन है। ये हमारा देश में है, हमारे देश में रहेगा। बीजेपी का कहना है कि बांग्लादेश भारत पर दबाव बना रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों पर इस मसले पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। हम लोग उसका अभी भी कोई नुकसान नहीं है खेती बाड़ी करने के लिए। उसका एक ही निशाना है, भारत से कितना लिया जाए। भारत बांग्लादेश की सीमा से सटे इलाके का दौरा करने पर यह समझा जा सकता है कि इसका जल्द जरूरी है। किस तरह भारत और बांग्लादेश के बीच के कुछ मुद्दे भावनात्मक और मानवीय संबंधों पर आधारित हैं। अगर इन पर समझौता संपन्न हो गया होता तो ये पूरी दुनिया में उदाहरण बन सकते थे। क्या हम आशा करें कि इस चुनाव में जो राजनीतिक दल इन समझौतों से अपनी बातों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। राज्यसभा टेलीविजन के इस खास अंक में अखिलेश सुमन की तरफ से आज बस इतना ही। जी हाँ, तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं इस मुद्दे के बारे में जो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हैं और जो पानी से लेकर जमीन तक का मुद्दा है भारत और बांग्लादेश के बीच, उसे हल करने की दिशा में जो क्षेत्रीय अस्मिता है या जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो किस तरह से आड़े आ रहे हैं और किस तरह से दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ सकता है। साफ तौर पर जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसका भी मुद्दा इससे जुड़ा हुआ है। मेरे साथ कई खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। वीना सिकरी हैं, राजदूत रह चुकी हैं बांग्लादेश में। इसके अलावा मेरे साथ सविता पांडे हैं, प्रोफेसर हैं, जेएनयू में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे वहां पर पढ़ाती हैं। आनंद सहाय हैं, कोऑर्डिनेटिंग एडिटर हैं एशियन एज अखबार के, और साथ ही मेरे साथ प्रोफेसर सुषमा यादव हैं जो पीवीसी हैं इग्नू की और सेंटर स्टेट रिलेशंस पे खासकर उनका काम है। सबसे पहले वीना सिकरी जी, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहती हूँ। फिलहाल जिस मकाम पर ये दोनों देशों के रिश्ते खड़े हुए हैं, इसमें तीस्ता को आप कितना अहम मानती हैं और आपकी नजर में जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उसका क्या रोल है?
तीस्ता का मामला जो है वो बांग्लादेश सरकार के लिए बहुत ही अहम महत्व रखता है, क्योंकि जब से गंगा वाटर्स ट्रीटी साइन हुई थी सन 1996 में, तब से उनकी यही उम्मीद है कि बस अब अगली ये तीस्ता सबसे बड़ी नदी जो है इस पे कब सहमति होगी, शेयरिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज। इसलिए उनके लिए ये बहुत एक अहम मुद्दा है और इस पे बड़ी कंट्रोवर्सी चलती है कि भारत अपर राइपेरियन है, वो हमें पानी नहीं देना चाहती है। और वाकई जब से प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना बनी थी और उनमें और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच बड़े अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस कायम थे और ये उम्मीद थी कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट और तीस्ता एग्रीमेंट दोनों साइन होंगे। और 2011 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह गए थे वहाँ, तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिल्कुल तैयार थी और तीस्ता की एग्रीमेंट भी बिल्कुल तैयार थी। लेकिन मौके पे ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल ने अपनी स्वीकारी नहीं दी। मेरा ख्याल है कि इसमें दो बातें हैं। एक तरफ से है संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि वाटर जो है वो एक स्टेट इशू है और बाउंड्री जो है सर्टेनली इंटरनेशनल इशू, सेंट्रल केंद्रीय सरकार की बिल्कुल पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन चीज़ों पे करे। लेकिन हमारे संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंतर्गत सेंटर और स्टेट के बीच जो रिश्ते हैं वो हमें पहले तय करने चाहिए और जो अग्रीमेंट सेंटर और स्टेट के बीच है वो पहले तय होना चाहिए, फिर हमें जाके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बांग्लादेश से बात करनी चाहिए। आप क्या ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि इससे पहले कि अग्रीमेंट किया जाता वेस्ट बंगाल सरकार से केंद्र सरकार को बात करनी चाहिए थी, जो नहीं हुई? वो बात हो रही थी, लेकिन शायद एन मौके पे एक कुछ गलतफहमी हुई होगी या टेक्स्ट पे सहमति नहीं हुई होगी। क्योंकि आप देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा चीफ मिनिस्टर्स को फुली इन द पिक्चर रखते थे और वो अपनी चिट्ठियां लिखा करते थे, इंटरनेशनल मैटर्स पे लिखते थे और डोमेस्टिक मैटर्स पे लिखते थे। इससे क्या होता था कि चीफ मिनिस्टर को हर वक्त सब चीजें मालूम होती थी कि क्या होने जा रहा है। अगर उन्हें कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था तो वो तुरंत प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखते थे कि इस बात में मेरी राय ये है। तो यानी कि हमेशा जैसे हमें बताया जाता है कि क्षेत्रीय अस्मिता का मुद्दा है और क्षेत्रीय दल इसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में दखल दे रहे हैं, ऐसा मामला नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं बदलाव आया है सेंट्रल स्टेट के रिश्तों में भी। ये ऐसा मामला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार, केंद्रीय सरकार की है, लेकिन इसे निभाने में स्टेट गवर्नमेंट्स का रोल बिल्कुल है। और अगर ये स्टेट गवर्नमेंट्स का रोल हम नहीं लेते साथ में तो इम्प्लीमेंटेशन में बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे मैं आपको लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के बारे में बताऊं, जो लैंड बाउंड्री हमारी है बांग्लादेश के साथ, पहले तीस्ता पे बात कर लेते हैं, फिर लैंड बाउंड्री पे भी आएंगे। तीस्ता पे हम कहें तो जो केंद्रीय जो स्टेट पश्चिम बंगाल की सरकार कह रही थी कि मैं पानी जो है बांग्लादेश को तब दे सकती हूं जब सिक्किम मुझे पानी दे, तो सिक्किम की मामला भी इसमें, क्योंकि तीस्ता की नदी जो सिक्किम स्टेट में शुरू होती है और सिक्किम स्टेट में करीब 25 या 30 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग हो चुकी है। और हालांकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन फिर भी वाटर फ्लो में कुछ ना कुछ असर तो पड़ता है। तो लेकिन इसलिए वो सिक्किम सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें आती है। और दूसरी बात जो ये है कि ये जो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, पश्चिम बंगाल की रिक्वायरमेंट्स, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कहते हैं हमें एक बराज की जो है, इन बातों पे ये मुद्दे हमेशा बहुत सेंसिटिव होते हैं। और एक बात है कि 1996 में जब गंगा वाटर ट्रीटी साइन हुई थी, पश्चिम बंगाल की सरकार ने बहुत अहम रोल निभाया था उस वक्त, जो फिलहाल नजर आता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के रास्ते में जो है आ रहा है। प्रोफेसर सरिता पांडे, बताइए कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तो ये भी कोशिश की कि बांग्लादेश लेकर जाएं ममता बनर्जी को, उससे उन्होंने इनकार कर दिया। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो केंद्र सरकार जो अग्रीमेंट कर रही है उसको भी पश्चिम बंगाल सरकार मानने को तैयार नहीं है। दोनों के अगर नजरिए से हम देखने की कोशिश करें तो कौन सही कौन गलत, या कितना सही और कितना गलत लगता है? देखिए, ये ज़रूरी है कि केंद्र सरकार को राज्य के हितों को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है और फॉरेन पॉलिसी है, केंद्र सरकार ही है जो अंत में निर्णय करेगी। द राइट टू साइन ट्रीटीज इज विद द फेडरल गवर्नमेंट। और इस केस तीस्ता वाले मामले में भी कुछ होता अगर ममता बनर्जी आखिरी समय में अपने पत्ते न बदलती। किसी को भी ये अनुमान नहीं था कि वो नहीं जाएंगी, क्योंकि देखिए हर राज्य के हित अफेक्ट होते, लेकिन ये फैसला करना कि क्या हम इतना बर्दाश्त कर सकते हैं, क्या चीज इम्पोर्टेंट है, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस या ये जो पानी की जो प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने इतना भी समय नहीं दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ, जब मनमोहन सिंह वहां पहुंचे तो हमें कुछ ऐसे कंसेशंस देने पड़े जो हमने पहले नहीं दिए थे। जब म्यांमार से पाइपलाइन आ रही थी तो बांग्लादेश ने कुछ ऐसे मुद्दे रखे थे
जैसे कि एक्सेस ट्रेड विद भूटान और नेपाल, जिनको हमने मना कर दिया था कि हम कंडीशनैलिटीज पे विश्वास नहीं रखते, और वो पाइपलाइन फिर चाइना की तरफ चली गई, वो गैस जो म्यांमार से आनी थी। लेकिन क्योंकि तीस्ता नहीं हो पाया और प्रधानमंत्री की ये बहुत हाइप्ड विजिट थी, हमने कुछ ऐसे कंसेशन दिए जो हम नहीं देते, जिनको हमने गैस की पाइपलाइन के बदले में नहीं दिए, वो हमें बिना किसी वजह के देने पड़े। तो मैं ये कहूंगी कि टाइमिंग और पॉलिटिक्स ममता बनर्जी की ऐसी थी कि तीस्ता का अकॉर्ड साइन नहीं हो। क्या ये कैलकुलेटेड था? ये कैलकुलेटेड था, क्योंकि ममता बनर्जी को चुनाव वेस्ट बंगाल में लड़ना है और प्रधानमंत्री को चुनाव, लेकिन वो तो बीजेपी भी उनके साथ में खड़ी हुई, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश इसको खामखा एक जज्बाती मुद्दा बनाना चाहता है। बीजेपी इस समय क्या कह रही है, और अगर सत्ता में या सत्ता का कोई हिस्सा बन जाता है तब क्या कहेगी, नहीं कह सकते। सीधी सादी बात है, हमने देखा कि वाजपेयी खुद लाहौर गए, जो एक बहुत बड़ी सी बात थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पाकिस्तान के बारे में क्या विचार रहे हैं, इट इज एन ओपन सीक्रेट। लेकिन जब वो सत्ता में आए, वो लाहौर तक गए, उन्होंने कई सी ऐसी बातें कही जो उनसे अपेक्षित पहले नहीं थी। इसीलिए देखना ये है कि अब सत्ता में आके क्या उनकी यही राय रहेगी। दो बातें, एक तो स्टेट के इंटरेस्ट जो हैं, अल्टीमेटली सेंटर कॉल्स द शॉट्स, और दूसरा ये है कि ऑपोजिशन में है या रूलिंग पार्टी में, इसको देख के आगे बात। लेकिन तीस्ता के मुद्दे को अगर और बेहतर समझने की कोशिश करें और ये देखें कि पानी का जो ये बंटवारा है, जो डील हुई या जब अलग हुआ बांग्लादेश और पाकिस्तान और भारत, उस लिहाज से जब देखने की हम कोशिश करें तो पानी के बंटवारे में क्या उस वक्त ही ऐसा कॉम्प्लिकेशन था जिसको समझने की कोशिश नहीं की गई? देखिए, दो बातें हैं। एक स्ट्रेटेजिक फोरसाइट ग्रुप की रिपोर्ट आई है इसी तीस्ता के मामले में, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी फॉर्मूला हम बंटवारे का मान ले, 10% से ज्यादा इधर उधर का हेरफेर नहीं है। मामला कॉम्प्लिकेटेड है, टेक्निकल है, लेकिन जब भी पानी का बंटवारा किसी भी देश में, वैसे तो 57 नदियां हैं जिनके ऊपर इसमें ऐसे बंटवारे, और मेरे ख्याल से 3 या 4 के अलावा किसी में अभी समझौता नहीं हो पाया, क्योंकि विवाद होते हैं। और क्योंकि अपर राइपेरियन, लोअर, दुनिया भर में, मैं तो एशिया ही नहीं, मैं तो कहूंगी दुनिया भर में ऐसे मामले, लेकिन ये सब उस समय निगोशिएट होते हैं जब ट्रीटी के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। और तीस्ता के तो अगर आप देखें इतिहास, काफी समय से ये बातचीत चली आ रही थी। ममता बनर्जी ने एक बात और उठाई जिसमें सच्चाई हो सकती है कि जब से ये विवाद शुरू हुआ और तब से अब तक खुद पानी में कमी हो गई, बिल्कुल, जिसकी वजह से स्टेट और इतना लंबा वक्त लग रहा है कि जो है वो जलवायु भी परिवर्तन हो रहा है। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि बांग्लादेश और भारत ने कभी एक जॉइंट हाइड्रोलॉजिकल सर्वे नहीं किया है, क्योंकि इससे ये है कि हम दोनों की सहमति इस बात पे भी नहीं है कि तीस्ता नदी में पानी कितना है, ड्राई सीजन में इसमें फ्लोज कितने आते हैं, और जो बांग्लादेश की उम्मीद है और हमारी उम्मीद, फिगर्स हैं, वो बिल्कुल फर्क है। लगता है कि नदी भी एक नदी की हम बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आनंद साहब, ये बताइए कि ममता बनर्जी जब अपने क्षेत्रीय इंटरेस्ट देख रही होती हैं, उनके भी हम जानते हैं कि राष्ट्रीय जो है योजनाएं हैं, वो दिल्ली से भी कैंडिडेट्स अपने खड़े कर रही हैं, क्या जब वो अपनी क्षेत्रीय अस्मिता की बात करती हैं तो क्या उन्हें अंदाजा नहीं होता कि कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो अपनी ही देश की सरकार को एक शर्मिंदगी के स्तर पर ले जा रही हैं? आपकी बात दुरुस्त है, और अभी जो बड़े तफसील से एम्बेसडर वीना सीकरी और प्रोफेसर सविता पांडे ने जो हमें बातें बतलाई डिटेल में, मतलब मुख्तलिफ इश्यूज़ को टच करते हुए, तीस्ता वाटर्स के बारे में, उसकी क्या बैकग्राउंड है और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, ये बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने हमें समझाया सारे बात को। मैं उनके साथ सहमत हूँ, लेकिन मेरी बुनियादी सोच ये है कि ममता बनर्जी वाटर्स को लेके और बीजेपी का इशू जो है वो लैंड को लेके जो इश्यूज़ हैं, ये हमारे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है देश का, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपसी रिश्ते जो हैं, ये उसका रिफ्लेक्शन है, ना कि किसी फंडामेंटल बुनियादी डिफरेंस के ऊपर। ममता बनर्जी अगर कांग्रेस के साथ इनके रिश्ते ठीक चलते और नॉर्मल तरीके से जो प्रोग्रेशन होता है वो होता रहता, तो हमें नहीं लगता है कि ये तीस्ता के इशू को इस तरह से खड़ा किया जाता कि पूरा इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप ही डिरेल हो जाए। ये डिरेल नहीं हुआ, ये हमें दाद देनी होगी बांग्लादेश की लीडरशिप की और हमारे खुद लीडरशिप की जो सूझबूझ है उसकी, दोनों को मिला के। लेकिन ये सिर्फ बांग्लादेश का सवाल नहीं है। अब आप तो बीजेपी को लेंगे तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को हमें देखना पड़ेगा, उसमें एडवर्स पोजीशन वाले इनक्लेव्स हैं। फिर आप साउथ इंडिया में चले जाएं तो श्रीलंका के साथ जिस तरह की बातचीत होती है, डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसीज को एड्रेस करते हुए
एक इलेक्शन के मतलब एन वक्त पे ये ऐसा माहौल खड़ा कर देते हैं ये लोग। लगता है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट तो बिक गया जी। लेकिन आनंद सहाय क्या ऐसा तो नहीं है कि फिलहाल हम जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव तो पूरे देश में ही हो रहा है, और खासकर मुद्दे को इस तरह का एक रूप दे देना जिसमें ऐसा लगे कि ममता बनर्जी अपनी क्षेत्रीय अस्मिता के लिए जो पश्चिम बंगाल है उनके लोगों के लिए केंद्र सरकार से लड़ती हुई नजर आ रही है, उनका हक मांग रही है वापस, कहीं इस तरह की तो तस्वीर पेश करने की कोशिश नहीं है। ये कोशिश है, लेकिन ये तो क्षेत्रीय अस्मिता का कोई सवाल नहीं है यहाँ पे। जैसा कि अभी प्रोफेसर सविता पांडे हमें बतला रही थी कि आप कोई भी फॉर्मूला लेके रिवर वाटर्स अपर राइपेरियन और लोअर राइपेरियन के दरमियान जो कोई भी एग्रीमेंट आप की ओर बढ़ते हैं आगे, तो थोड़ा सा ये हेरफेर होता है। इससे ये नहीं होगा कि हमारी पूरी आबादी बंगाल की है, नॉर्थ बंगाल की, वो तड़प जाएगी, भूखों मरने के कगार पे पहुंचेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जहाँ तक पानी का मामला है, इस पूरे रीजन में क्लाइमेट को देखते हुए छोटी छोटी बड़ी बड़ी नदियाँ इतनी सारी हैं बिटवीन द टू कंट्रीज कि मतलब कोई भी टेक्निकल फॉर्मूला लगा पाना आसान नहीं होता। अगर कोई रास्ता आपको साफ दिखाई दे रहा है इन द लार्जर इंटरेस्ट, ये हमें बिल्कुल इस बात का कोई तस्वर नहीं, कोई इमेजिनेशन नहीं है कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप जो है एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाए जी, जो कि एकदम उठ जाए और वहां पे बांग्लादेश में इंडिया को लेकर जरा भी कोई बात भी, चाहे इमोशन को लेके या बिग नेबर स्मॉल नेबर वाले इशू को लेकर जो उठाया जाता है, ये शेख हसीना के गवर्नमेंट को जो वहां पे राइट विंग जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं वो जिस तरह से प्रो इंडिया कह के इनको अटैक करते हैं, लेकिन एक ऐसी गवर्नमेंट के साथ हम रिश्ता बना रहे हैं वो तो एक बात है, लेकिन रिवर वाटर और लैंड हो जाए तो बाकी पूरी आवाम जो है वहां पे जी, उसके साथ हमारे रिश्ते संभल जाते हैं और उसका इतना बड़ा बेनिफिशियल पॉजिटिव इफेक्ट होगा जो कि बाकी नेबरहुड, आप उसको सिर्फ कंट्रास्ट करें पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है जी, उनकी गवर्नमेंट के साथ, बिल्कुल उसके साथ एकदम जमीन आसमान का फर्क। लेकिन आनंद सहाय, जिस तरह से कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा अगर फॉरेन पॉलिसी गूफअप या कहें हम विदेश नीति की जो गलतियां रही हैं उनमें से एक ये हुआ कि जो ये लैंड बॉर्डर अग्रीमेंट होना था वो इस मुकाम पे रहा, इसका जिम्मा आखिर किसको दिया जाएगा, कौन इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा? और क्या मैं आपसे अपनी बात आपके सामने अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ। ये गूफअप नहीं है। गूफअप मतलब आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, जानबूझ के कोई गलती कर दी, ये बात कतई नहीं थी, एकदम क्लियर साइटेड मामला था। इस पे तो मैं समझता हूं कि यूपीए के जो एक साथ कोalition में चलने वाली पार्टी थी एक बंगाल में, जिसके तेवर बदल गए क्योंकि उसके एस्पिरेशंस और एम्बिशंस लोकल बंगाल में बदल गए और फिर उन्होंने एकदम मुखालिफ का वो रूप अख्तियार कर लिया वो, तो उनके चेंज ऑफ उससे ये फर्क पड़ा है। और जैसा कि बीजेपी का हमने देखा कि सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट विद अमेरिका पूरा इंडिया यूएस रिलेशनशिप को तब्दील करने का क्रेडिट जाता है वाजपेयी गवर्नमेंट को, उन्होंने उसकी नींव डाली थी और उसके बाद जैसे उनकी पार्टी ऑपोजिशन में आई उसने एकदम अपना ऐसा पलटा खाया कि कुछ समझने की बात नहीं थी। जबकि बीजेपी के अंदर खुद बहुत से लोग हैं जो उस पोजीशन से डिफर करते थे, लेकिन रूलिंग पार्टी उस वक्त कांग्रेस थी, लेकिन उसकी कोई भी हो, जी हाँ बिल्कुल, और जिस तरह रूलिंग पार्टी को नीचे दिखाने के बाद ये बिल्कुल अपनी, जी हाँ, और जिस तरह से वीना सीकरी कह रही थी कि अभी क्या स्टैंड है बीजेपी का फिलहाल पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर और केंद्र सरकार में आने के बाद क्या होता है ये भी देखा जाएगा। फिलहाल प्रोफेसर सुषमा यादव भी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर सुषमा यादव, इससे पहले कि हम केंद्र और राज्य के रिश्तों की बदलती परिभाषाओं का हम जिक्र करें, ये बताइए कि लैंड बॉर्डर अग्रीमेंट जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, इसमें जो अदला बदली की बात जो कही जा रही थी उससे जो एक राष्ट्रीय सुरक्षा के भी सवाल उठ रहे हैं, आपको लगता है कि और भी गंभीर हो रहे हैं, खासकर बदलते बांग्लादेश में जहां फिलहाल कुछ कम से कम एक आबादी ऐसी है बांग्लादेश की जिसका मिजाज हिंदुस्तान की तरफ बदल रहा है? बिल्कुल, मैं इसको एक और तरीके से भी देखना चाहूंगी। अभी तक जो बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध रहे हैं वो संबंध एक मजबूती के साथ लोगों के साथ नहीं जुड़ पाए हैं। एक नेतृत्व आता है वो हमारे साथ होता है, लेकिन नेतृत्व बदलता है और ऐसा लगता है जैसे लोगों का मिजाज भी बदल गया हो। वास्तव में लोगों का मिजाज बदलता नहीं है, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर छिपी हुई कुछ असंतोष की या भारत के साथ जो सौहार्द बनना चाहिए था उसकी कमी की भावना है, और वही रिफ्लेक्ट होती है बार बार हमारे रिश्तों में। एक सरकार आती है,
हमें लगता है कि बांग्लादेश फिर से वही बांग्लादेश हो गया जो 1971 का बांग्लादेश था। दूसरी सरकार आती है और हमें लगने लगता है कि ये तो बिल्कुल पाकिस्तान जैसा एक और देश हमारे साथ जुड़ गया है या हमारे पड़ोस में आ गया है। वस्तुतः मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें बांग्लादेश के साथ, लोगों के साथ अपने संबंध जोड़ने चाहिए और ऐसा ना हो कि हम एक नेतृत्व के साथ जब जुड़ जाते हैं और दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं तो वो हमारी विदेश नीति की कोई कमजोरी बन जाती है। यदि हम लोगों से वहां बात करते हैं, मुझे कई बार वहां जाने का मौका मिला है, तो कहीं ऐसा लगता ही नहीं कि हम भारत से बाहर हैं। लेकिन जब हम अखबार पढ़ते हैं और बॉर्डर रिलेशनशिप्स की और बॉर्डर में जो स्थिति बनती है और जिस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल ट्रैफिकिंग, ट्रेड प्रॉब्लम्स, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सारी सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो देश जो है वो कहीं ना कहीं हमारा एक शत्रु राष्ट्र बन जाता है। लेकिन प्रोफेसर सुषमा यादव, मुझे लगता है कि अभी आनंद सहाय ये भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं इस तरह की डील्स जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, यानी पानी और जमीन से जुड़ी हुई, जो सीधे सीधे जो आम आदमी है भारत का और बांग्लादेश का उसको जोड़ सकता है या तोड़ सकता है, कहीं ना कहीं इस तरह का एक समझौता अगर वो नाकाम होता है तो सीधे बांग्लादेशी जनता में गलत संदेश जाता है। नहीं, बिल्कुल जाता है, लेकिन आप ये भी याद रखें कि जब हमने बांग्लादेश की मदद की थी उसके बाद भी जैसे ही नेतृत्व बदला तो ऐसा लगा कि जैसे हमने कभी इस देश की मदद ही नहीं की थी। ये बहुत, आई थिंक ह्यूमन मेमोरी इज वेरी वेरी शॉर्ट, तो कहीं हमें उस मेमोरी से बाहर निकलना पड़ेगा। और इस समय जब हम जो भी ऐसा कदम उठा रहे हैं तो उसमें मुझे लगता है केंद्र सरकार का भी ये दायित्व बनता है कि वो बदलते हुए राजनीतिक माहौल को समझे और यदि उसके पार्टनर्स हैं और पार्टनर्स अगर नहीं हैं तो भी जो राज्य इस मामले में इन्वॉल्व हैं कम से कम उनसे पहले बात करके उनका कॉन्फिडेंस लेकर के उसमें आगे बढ़े। मुझे लगता है सबसे पहले जो वीना जी बात कह रही थी और पंडित नेहरू के माहौल को याद कर रही थी, उस समय अगर हम याद रखें तो सभी राज्यों में कांग्रेस सरकारें थी और पंडित नेहरू का एक पत्र एक तरह से निर्देश भी बन जाता था। ये अलग बात थी कि वो उसको एक पत्र के रूप में लिखते थे जैसे कि उनसे सलाह ले रहे हों, लेकिन वास्तव में वो निर्देश भी बड़े आराम से बन सकता था जिस तरह का उस समय माहौल था। क्या अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखे और उस प्रदेश का मुख्यमंत्री उस चिट्ठी को निर्देश मान ले? उस पर राजनीति हो सकती है और फिर वो राजनीति केवल राष्ट्र की राजनीति नहीं बनती है, उस प्रदेश की राजनीति उसमें लेकिन बहुत दिलचस्प बात कह रही हैं आप होते हैं और कई बार उसी में से। जी हाँ, प्रोफेसर सुषमा यादव बहुत दिलचस्प बात कह रही है क्योंकि राजनीति में कई दशकों में बहुत फर्क आ गया, लेकिन क्या इस बीच ये भी वक्त आ गया है, इसका भी जिक्र हुआ अभी वीना सिकरी ने किया कि क्या जो केंद्र सरकार के और राज्यों के जो रिश्ते हैं वो भी बदल रहे हैं क्योंकि राज्यों की जो अस्मिताएं या फिर आनंद सहाय ने जिक्र किया कि जो नेशनल एस्पिरेशंस हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की, उसकी वजह से भी क्या केंद्र और राज्य के बदलते रिश्तों को केंद्र नहीं समझ पा रहा है? बिल्कुल बदल रही हैं और वो ये भूल जा रहे हैं कि अब हमारा जो संघवाद है वो केंद्रीकृत संघवाद नहीं है जो 1960 के दशक में था या 1950 के दशक में था। अब ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है और बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, तो राज्य यदि बार्गेन करते हैं तो केंद्र को भी बार्गेन करना ही पड़ेगा और वो बार्गेन ये होगा कि वो उन राज्यों को पहले कॉन्फिडेंस मिले और उन राज्यों की मजबूरी और वहां के नेतृत्व की जरूरत को भी समझे, क्योंकि उस नेतृत्व की ये जरूरत हो सकती है कि उस समय जो संधि होने वाली है वो उसके पक्ष में नहीं है। लेकिन क्या राज्य ईमानदारी से काम ले रहे हैं? ना हो क्या राज्यों में राजनीतिक ईमानदारी देख रही हैं आप? राज्य नहीं, वो तो केंद्र में भी नहीं है, तो राजनीतिक ईमानदारी यदि होगी तो दोनों तरफ होगी या सभी तरफ होगी। केवल हम राज्यों से राजनीतिक ईमानदारी की अपेक्षा करें तो वो भी गलत होगा। आखिरी सवाल जरूर है, राजनीतिक ईमानदारी सब में होनी चाहिए। समय समाप्त हो रहा है जी, ईमानदारी सबसे ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, सुषमा यादव जी, आखिरी सवाल आनंद सहाय से। आनंद सहाय, ये बताइए कि क्या वो वक्त आ गया है भारत की राजनीति में, भारत के लोकतंत्र में कि जो फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज हैं, विदेश नीति के जो सवाल हैं, वो राष्ट्रीय राजनीति पे असर डालेंगे? क्या वोटर के दिमाग में ये बात भी असर डालती है कि फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति जो है वो किस सरकार ने, किस पार्टी ने कैसे संभाली? ये बात है, कहीं पर है, लेकिन हमें तो ये लगता है कि अब जैसे श्रीलंका का मामला था और ये बांग्लादेश वाले मामले में भी लोग मेरे ख्याल से एक गलत तौर से सोचते हैं। वो ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हमारा इतना कमज़ोर था तभी वो वो हावी नहीं हो सका स्टेट के ऊपर। एक दूसरे कि प्राइम मिनिस्टर ने पहले से संधि नहीं बनाई अपने स्टेट वालों के साथ, बांग्लादेश के केस में बंगाल के साथ। हमें लगता है कि केंद्र की तरफ से भी कमी रही कोशिश में। एक
पॉलिटिकल लेवल पे चीफ मिनिस्टर को अप्रोच करने के बजाय हाईएस्ट ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे किया गया। यहाँ से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भेजा गया वहाँ पे मिनिस्टर्स के साथ बात करने के लिए। ये कोशिश केंद्र की तरफ से ज्यादा पुख्ता हो सकती थी और पॉलिटिकल लेवल पे बात होनी चाहिए थी। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि अगर पॉलिटिकल लेवल पे भी होता, बंगाल के चीफ मिनिस्टर का जो रुख था उस वक्त वो इस तरह का था कि हमें लगता है कि ये कामयाबी नहीं मिलती केंद्र वालों को। जी हाँ। उस सिचुएशन में। और दूसरी बात, ये किसी प्राइम मिनिस्टर या किसी गवर्नमेंट का कमजोर होना या मजबूत होने पे से कोalition ईरा में वो सोच, मेरी सोच उससे फर्क है। और खासकर जब दो ऐसे कैंडिडेट्स या कहा जाए दो ऐसी जो गठबंधन है वो मैदान में हो जिसमें एक को बहुत कमजोर और एक को काफी मजबूत कहा जा रहा हो, तो शायद ये और भी दिलचस्प हो जाता है। फिलहाल माफी चाहूंगी, समय आनंद जी समाप्त हो चुका है। फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर जिस तरह से देश की राजनीति बदल रही है, अलग अलग जो क्षेत्रीय दल है उनकी राष्ट्रीय आकांक्षाएं बढ़ रही है, ऐसे में केंद्र और राज्य के रिश्ते भी बदल रहे हैं। इसी के साथ अभी के लिए था, नमस्कार।